Let us discuss about skeletal system. Okay. In our anatomy, we have different systems where we discuss about different body parts, and in skeletal system, we discuss about two aspects. Okay, which are number one bones and number two joints. ठीक है ना, तो सारी bones के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और joints के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. बोन्स क्या होती हैं? बोन्स हमारी एक प्रकार का टिश्यू होता है, ठीक है ना, और वैसे ये टाइट लगती हैं मेटल की तरह, बट ये भी जीवित होती हैं, सजीव होती हैं, ठीक है ना. इनमें सेल्स होती हैं जो एक्चुअली काम करती हैं, सांस लेती हैं, ठीक है ना, खून चूसती हैं, ठीक है ना, ब्लड का यूज़ करती हैं, ठीक है. तो बोन्स आर मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना. अगर टिश्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा तो कनेक्टिव टिश्यू होती है. अच्छा, टिश्यू क्या होता है, कोई आइडिया? पढ़ा तो होगा ना, सेल्स, टिश्यू. बिल्कुल, टिश्यू वो ग्रुप है सेल्स का जो सिमिलर कार्य करती है ना, एक जैसा कार्य करती है. शेप थोड़ी अलग हो सकती है बट काम वो एक कंप्लीट करती है, ठीक है ना, एक ही कार्य करती है. तो ये वाला जो टिश्यू है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू मीन्स जो जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना. अब जब टिश्यू है तो इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी. तो बोन्स के अंदर जो सेल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 4 टाइप की होती हैं, ठीक है ना. ओस्टियोब्लास्ट, बोन लाइनिंग सेल्स, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना. तो बोन के बारे में बेसिक आपको आइडिया हो गया कि दिस इज ए टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन 4 टाइप ऑफ सेल्स, जिसका नाम है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, बोन लाइनिंग सेल एंड ओस्टियोसाइट, ठीक है. अब आता है कि ये जो बोन होती हैं हमारी बॉडी में करती क्या है, ठीक है ना. ये अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है. वैसे बोन के बारे में प्रैक्टिकली पूछ सकते हैं बोन क्या है, बट थ्योरी में व्हाट इज बोन कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना. क्वेश्चन क्या आता है थ्योरी में जब आएगा तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन, ठीक है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप नोट कर लेना. हेडिंग नोट कर लो, बाकी तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, वहाँ से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है. तो फंक्शंस को इजीली समझने के लिए हमने छोटी छोटी हेडिंग्स डिस्कस की है इसमें. जैसे नंबर 1 स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, बॉडी को एक शेप प्रदान करने के लिए इसका काम आती हैं बोन्स. जैसे हमारा एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें मजबूत सरिये होते हैं, ठीक है ना. तो वो जो सरिये हैं वो क्या है? बोन को एक स्ट्रेंथ प्रदान, ये बिल्डिंग को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं. तो ऐसे ही जो हमारी बोन्स हैं ये हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं, जिसके ऊपर जो बॉडी है वो एक शेप बनती है उसकी. ये सीधे हम खड़े रहते हैं या चलते हैं ना. बोन्स नहीं होंगी तो क्या होगा? जैसे एक अमीबा पड़ा हुआ है ज़मीन पे, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, वैसा हो जाएगा ना. तो बोन्स ही हैं जो हमारे शरीर को एक शेप देती हैं. लाइक द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ द बिल्डिंग, द फंक्शन ऑफ स्केलेटन एंड द बोन इज टू प्रोवाइड रिजिडिटी. एक जो स्ट्रेंथ है हमारी वो देती हैं. इट गिव बॉडी अ शेप, सपोर्ट, एंड दे सपोर्ट द मसल्स ऑल्सो. ओके, एंड बाय द यूज ऑफ मसल वी मूव, ठीक है. विदाउट दिस स्ट्रक्चर द बॉडी वुड हैव कोलैप्स्ड ऑन इटसेल्फ, ठीक है ना, बिल्कुल है कोलैप्स हो जाती है. तो सबसे बड़ा मेन कार्य क्या हो गया? स्ट्रक्चर. इट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी. इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, सिंपल है ना, बस हेडिंग याद रखनी है. दूसरा लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट, ठीक है ना. तो इसको आप लोकोमोशन की जगह मूवमेंट भी हेडिंग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो मूवमेंट तभी पॉसिबल होती है जब बोन्स होती हैं, है ना, क्योंकि बोन्स के साथ जब मसल्स एक्ट करती हैं तो हम तेज़ी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और इवन जंप कर सकते हैं, ठीक है. लीवरेज सिस्टम बनता है हमारे बॉडी में. विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड जॉइंट वी आर एबल टू वॉक एंड रन, ठीक है. वी कैन मूव अवर हैंड इन डे टू डे एक्टिविटीज एंड इवन वी कैन चू बाय द मूवमेंट ऑफ मैंडिबल्स, ठीक है ना. इवन जो हम बोलते हैं वो मूवमेंट भी इसी से ही होती है, क्योंकि ये जबड़ा हिलेगा, ये बोन तभी तो बोला जाएगा. अगर जॉ लॉक हो जाए कुछ नहीं बोल सकते, है ना.
इवन फाइन मूवमेंट भी, जैसे कोई हम लिख रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, वो सारी की सारी तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास ये बोन्स होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन प्रोटेक्शन, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य ये करती हैं कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, बोन्स के द्वारा, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम इज प्रोटेक्शन। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन और दिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी इज द ह्यूमन स्कल, ठीक है ना। जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, ठीक है ना। आपने देखा होगा, समझा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है ना, जेली जैसा है, दबाने पर वो दब सकता है। तो ऐसा और थोड़े से झटके से उसमें डैमेज हो सकता है। उस इम्पोर्टेंट ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्कल बनी हुई है जो टाइट बोन के अंदर प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। इसी प्रकार अदर ऑर्गन्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी डेलिकेट स्ट्रक्चर है, उसके लिए भी हमारे जो बैकबोन बनी हुई है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है ना। और लंग्स और हार्ट वो भी चेस्ट कैविटी के अंदर सेफ हैं। तो सारे के सारे जो डेलिकेट वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा बोन्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हीमोपोइसिस का भी करती है। हीमोपोइसिस मीन्स ब्लड सेल का प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमारी बोन्स में क्या है, बोन मैरो है, ठीक है ना। रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर मेड इन द रेड मैरो ऑफ द बोन्स, है ना। बोन के जो लॉन्ग बोन है उनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास बोन मैरो होती है और वहाँ से वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती हैं और फिर पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स के माध्यम से क्या करती हैं, मूव करती हैं, सर्कुलेट होती हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट, अगर बोन नहीं होती तो बोन मैरो नहीं होता, बोन मैरो नहीं होता तो ब्लड कहाँ से आता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन भी हमारी बोन्स करती हैं। अच्छा, इनिशियली बचपन में सारी की सारी बोन्स के अंदर रेड मैरो होती हैं। एज द पर्सन एजेस अबाउट हाफ ऑफ द बॉडी मैरो टर्न इनटू द येलो मैरो, है ना। बाद में येलो मैरो बन जाती हैं बट स्टिल दे आर एबल टू प्रोड्यूस सेल्स वहाँ पर प्रोड्यूस होती रहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो येलो मैरो है उसमें क्या है कि फैट सेल्स आ जाती हैं। द बॉडी कैन कन्वर्ट सम येलो मैरो बैक टू द रेड मैरो। अब जो येलो मैरो है उनसे फैट है तो जो ब्लड का प्रोडक्शन है वो इतनी तेज़ी से नहीं हो पाता, बट हमारी बॉडी में ये क्षमता होती है कि वो कन्वर्ट हो सकता है। कब कन्वर्ट होगा, जब हमारी बॉडी में ज़रूरत होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हम मान सकते हैं कि जैसे मान लो ब्लड डोनेट करते हैं, है ना। तो ब्लड डोनेट करने के बाद ब्लड कुछ कम हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए फिर से जो येलो मैरो है वो रेड मैरो में कन्वर्ट होगी और फटाफट ब्लड सेल प्रोड्यूस कर सकती हैं। और जब नहीं डोनेट करेंगे तो वो शांत रहेंगी, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ब्लड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। जब आरबीसी या डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं तब वो धीरे धीरे बनती रहती हैं, बट अगर एक्टिवेट करना है उसको तो हमें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, है ना। तो वो फिर तेज़ी से काम करेगी, है ना। इसी प्रकार अगर कोई एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो जाता है तो भी ये ब्लड सेल प्रोडक्शन करने के लिए फिर से कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये बोन का एक इम्पोर्टेंट काम हो गया हमारा ब्लड सेल का प्रोडक्शन। नेक्स्ट है स्टोरेज का भी काम करती हैं, ठीक है ना। किस चीज़ का स्टोरेज करेंगी, द बॉडी स्टोर्स द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। हमारे बोन्स में सेल्स तो होती हैं बट जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है। अब ये जो कैल्शियम फॉस्फोरस जितनी ज़रूरत है उतनी तो बोन में है ही है, प्लस यदि एक्स्ट्रा हो जाए तो वो वहाँ स्टोर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो स्टोरेज का कार्य भी करती है। अब स्टोरेज का मतलब ये होगा कि कोई चीज़ हमने वहाँ रख दी अलमारी में, ज़रूरत पड़े तो वापस आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वापस भी करती हैं। तो जब हमारे कैल्शियम की मात्रा हम कम ले रहे होते हैं तो ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी बोन से कैल्शियम ले लेती है, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब एज बढ़ती है, हम कैल्शियम कम ले रहे होते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम तो ले नहीं रहे बट बॉडी को तो कैल्शियम चाहिए तो वो बोन से ले लेती है।
बोन हो जाएगी कमज़ोर। तो इसलिए हमें एज बढ़ने के बाद भी लगातार कैल्शियम लेना चाहिए, ठीक है ना, ताकि बोन से ना निकले, है ना। अच्छा, तो ये किस किस का स्टोरेज करती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर फाउंड इन आवर डाइट में होता है हमारे पास, बट दे आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द बोन्स इफ बॉडी नीड्स, ठीक है। व्हेन द बॉडी नीड कैल्शियम एंड इफ देयर इज सरप्लस इन द बॉडी देन इट इज डिपॉजिटेड बैक इनटू द बोन्स, ठीक है ना। बोन्स में भी जम सकता है और कहीं भी जम सकता है ना। कहाँ जम सकता है? अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम खा रहे हैं तो स्टोन के रूप में जम जाएगा, है ना। किडनी में जा सकता है या और जगह। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा बोन का एक और इम्पोर्टेंट काम। ओके, ये 5 नंबर का एक बढ़िया क्वेश्चन आपका बन गया। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ बोन्स। जब हम स्टडी करते हैं बोन्स तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी बोन किस टाइप की है, ठीक है। तो काफ़ी सारी टाइप होती हैं, जैसे लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सिस्मोइड बोन, ठीक है। तो लॉन्ग बोन क्या होंगी? लॉन्ग बोन मतलब जो लंबी है। तो लंबी का मतलब बहुत लंबी नहीं, छोटी को भी हम लॉन्ग बोन कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? कि इसके अंदर 2 एंड होते हैं और बीच में एक शाफ्ट होता है। इस टाइप की जो बोन होगी उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्ग बोन कहेंगे, ठीक है ना। और इनकी जो शाफ्ट होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो जब आप देखोगे इनको तो आपको पता लग जाएगा। शॉर्ट बोन क्या होंगी? ये थोड़ी छोटी होती हैं, इनमें शाफ्ट वगैरह एंड्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी तरफ इसका एक सिरा है, कौन सी तरफ नहीं है, तो वो शॉर्ट बोन कहलाएंगी। या कभी कभी इनको ही इरेगुलर बोन भी कह देते हैं। शॉर्ट और इरेगुलर एक साथ हम इनको नाम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फ्लैट बोन्स होती हैं, ठीक है ना। फ्लैट मतलब ऐसे चौड़ी सी, जैसे स्कल की हो गई, है ना। तो ये इस टाइप की बोन भी आपको हमारी बॉडी में मिलेंगी। इसके अलावा सिस्मोइड बोन भी होती है, ठीक है ना। सिस्मोइड बोन कौन सी होती हैं? ये स्पेशल टाइप की बोन होती हैं जो हमारी बॉडी में केवल 2 जगह होती है, ठीक है ना। जब आएंगी तब इनको हम बताएंगे। बस इतना समझ लो कि ये ऐसी बोन होती हैं जिनका डेवलपमेंट इस टाइप से होता है कि वो डायरेक्ट बोन से नहीं जुड़ी होती, किसी टिश्यू के अंदर होती है, ठीक है। या तो मसल से जुड़ी होती हैं अलग ही। तो जब ये आएंगी तो हम आपको विद एग्जांपल आपको इसमें समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा चैप्टर में आता है कि टाइप्स ऑफ स्केलेटन, ठीक है ना। अभी तक तो हमने टाइप्स ऑफ बोन पढ़ा, अब हम टाइप्स ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ स्केलेटन से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन क्या होगा? स्केलेटन इज ए फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना, मेड अप ऑफ बोन्स विच आर आर्टिकुलेटेड टू ईच अदर। जब सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं और वो एक ढांचा जो बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहेंगे, है ना। अब ये जो स्केलेटन है इसको हम 2 टाइप से क्लासीफाई करेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सल स्केलेटन, ठीक है। तो एक्सल स्केलेटन का जो एक्सल वर्ड है उसका मतलब होता है सेंट्रल। तो जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन से जुड़ी हुई बोन्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? एक्सल स्केलेटन कहेंगे। जैसे यहाँ पर है स्कल हो गई, रिब्स हो गई, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, है ना। और अपेंडिकुलर मतलब हेल्पर, असिस्टेंट। तो ये इनके असिस्ट करती हैं काम करने के लिए। तो जिसके अंदर हमारे पास मेनली आती हैं बोन्स ऑफ हैंड एंड बोन्स ऑफ लेग, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ स्केलेटन हुआ। अब आता है बोन्स की स्टडी करना, ठीक है ना। अब आप ये सबसे पहले क्वेश्चन जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं तो ये आता है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी? कितनी है? 206, ठीक है। इन सारी 206 बोन्स का नाम आपको अब याद रखना है क्लास के, ठीक है ना। तो बहुत इजी है इनको याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि एक एक नाम की कई बोन्स भी होती हैं तो नाम कम याद रखने पड़ेंगे पर बोन्स आप सारी बता पाओगे क्या है, ठीक है। तो जब भी हम बोन्स की स्टडी करते हैं तो 3-4 फीचर्स हमें उसके बारे में जानने होते हैं। ये फीचर आप वैसे उसमें जब प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो उसमें लिख भी सकते हो। क्या क्या? कि जैसे एक तो नाम आपने लिखा बोन का, है ना, कौन सी बोन है। और जब भी नाम ले तो आपको तुरंत पता लगना चाहिए ये वाली बोन है। दूसरा उसका टाइप, जो अभी हमने टाइप पढ़े थे ना, उसमें से कौन सा टाइप इस बोन का होगा। उसके बाद नंबर,
कि ये कितनी, ठीक है ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा एक नाम की कितनी बोन्स है। उसके बाद मेन फीचर से क्या पता लगेगा, उसका एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा आपको कि वो दिखती कैसी है, तो उसको हम बोलते हैं मेन फीचर। एक दो मेन फीचर आप उसको जान सकते हैं, वो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट आपको लिखना है लोकेशन, कहाँ है, ठीक है ना, ये आपको हर बोन के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ बोन्स ऑफ हैंड, हाथ की हड्डियों के बारे में, है ना। तो आज की क्लास के बाद आप सबको सारे अपनी हाथ की हड्डियों के नाम और उसकी लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है, कल पूछेंगे आते ही, ठीक है। तो सबसे पहली जो बोन आती है हाथ की वो कौन सी है, क्लेविकल, ठीक है ना। तो क्लेविकल वाली जो बोन है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर नेक से लेके शोल्डर तक होती है, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होगा इसमें वो हो जाएगा इसका नाम इसका स्केलेटन हो गया, नंबर इसके कितने हो गए, 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड में होती है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है, 2 बोन हो गई। टाइप कौन सा है, टाइप लॉन्ग है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया और बीच में ये शाफ्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये कौन से टाइप की बोन हो गई, लॉन्ग बोन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट फीचर की यदि बात करें तो उसमें ये आता है, इसका जो शेप होता है वो स्पेशल होता है कि स्लाइटली एस शेप की ये बोन होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती, हल्की सी ये एस शेप की होती है। यहाँ भी आप टच करो तो यहाँ से ये आगे की ओर होती है और यहाँ से ये थोड़ी पीछे की ओर घूमी होती है ना, तो स्लाइट एस शेप की ये बोन होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 एंड होते हैं, एक स्टर्नल एंड होता है जो स्टर्नम की तरफ होता है और दूसरा एक्रोमियल एंड होता है जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो प्रैक्टिकली आपसे पूछ सकते हैं, जीके में भी पूछ सकते हैं कि दिस इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसी लंबी हड्डी है, लॉन्ग बोन है, जो हॉरिजॉन्टली होती है, बाकी सारी सीधी होती है जब हम सीधे खड़े होते हैं, है ना। तो ये एकमात्र ऐसी हड्डी होगी जो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आएगा इसकी लोकेशन, कहाँ पर है पता लग ही गया, इट लाइज बिटवीन आवर नेक एंड शोल्डर, ठीक है ना, स्टार्ट फ्रॉम द स्टर्नम एंड एंड्स एट द शोल्डर जॉइंट, ठीक है ना। सिंपल हमारा इसकी लोकेशन होगी। ये 4-5 बातें हमें जाननी है और यही हमें उसमें फाइल में भी लिख देनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बोन आती है हमारे पास स्केपुला, ठीक है ना। स्केपुला कहाँ होती है, स्केपुला हमारे शोल्डर के पीछे की साइड में होती है, ठीक है ना। तो नाम हो गया स्केपुला, नंबर हो गए 2, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है ना, पीछे की तरफ। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा, टाइप, ठीक है। तो टाइप कौन सा है इसका, सामने पता लग रहा है ना, फ्लैट है, चपटी है, ठीक है ना, तो ये फ्लैट टाइप की बोन है, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट फीचर और कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप, है ना। तो स्केपुला जो है वो ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, जिसमें 3 एंड्स होते हैं या एंगल होते हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, और 2 सरफेस होती हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो जब हम इसको पीछे से छूते हैं तो हम इसकी कौन सी सरफेस छू रहे होते हैं, पोस्टीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर तो ये रिब्स की तरफ होती है, तो पोस्टीरियर इसको हम छू सकते हैं। अच्छा, जब पोस्टीरियर सरफेस छूते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट भी होता है जिसको हम स्पाइन ऑफ स्केपुला बोलते हैं, जो पीछे की तरफ ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो बोन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत ही पतली है, बट नॉर्मली ये टूटती नहीं है, क्लेविकल जल्दी टूटती है। क्यों नहीं टूटती, क्योंकि ये मसल्स के बीच में होती है, इसके पीछे भी मसल्स होती हैं और आगे भी मसल्स होती हैं, और मेन हमारे इस हाथ को यहाँ से अटैच करने का काम यही करती है, ठीक है ना, ये इसको पकड़ के रखती है, ठीक है। तो हाथ नहीं तो दूर चला जाता, ठीक है ना। तो हाथ को कौन पकड़े रखेगा, मेनली स्केपुला पकड़ के रखेगी, ठीक है ना, और इसको चिपका के रखेगी हमारी रिब्स के साथ, ठीक है। अच्छा, जो भी इंपॉर्टेंट मसल्स होंगी जो हमारे हाथ को हिलाएंगी वो भी किससे जुड़ी हुई है, स्केपुला से ही जुड़ी हुई है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है इसके अंदर कि इसके आउटर साइड में एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी,
या ग्लिनोइड फोसा, एक छोटा सा गड्ढा होता है, ठीक है ना, इधर और इस साइड में भी इधर। वो गड्ढा क्या काम आएगा कि जो हमारी हैंड की जो नेक्स्ट बोन आएगी ह्यूमरस, वो उस गड्ढे के अंदर अटैच होएगी और हमारा शोल्डर जॉइंट बनाएगी, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर हो गया जिसको हम कहेंगे ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो इम्पोर्टेंट फीचर में। नाम क्या हो गया, स्कैपुला, टाइप क्या हो गया, फ्लैट बोन, नंबर कितने हो गए 2, और शेप क्या हो गई ट्रायंगुलर शेप। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर में ये कैविटी वाला आप डाल सकते हो कि इसमें ग्लिनोइड कैविटी होती है जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट बोन अटैच हो, ओके। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोन कौन सी आ गई, ह्यूमरस, ठीक है ना। तो ह्यूमरस जो बोन है वो अगेन देखने से ही पता लग रहा है टाइप कौन सा होगा, लॉन्ग होगा, ठीक है। नंबर कितने होंगे, 2 होंगे, 2 हाथ है तो 2 होगी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये काफ़ी बड़ी बोन है, अभी तक हमने छोटी छोटी पढ़ी पर ये काफ़ी लंबी बोन है। इसके अंदर भी क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कि 2 एंड हैं, दोनों का डिज़ाइन अलग है। जब हम इस बोन को देखें अगर अलग पड़ी हुई तो भी पता लग जाएगा। एक तो बिल्कुल राउंडेड है जिसको हेड ऑफ द ह्यूमरस बोलते हैं क्योंकि उसकी शक्ल सिर जैसी होती है, और दूसरा नीचे से फ्लैट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लेटरल जो पार्ट बोलते हैं या डिस्टल एंड बोलते हैं, ठीक है, दूर वाला पार्ट। इसके अंदर एक ट्रोक्लिया होता है, ठीक है, जहाँ पर नेक्स्ट ये एल्बो जॉइंट बनेगा, ठीक है, और 2 इसके एपिकोंडाइल्स होते हैं। जब आप अगर ऐसे फील करोगे तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाले जो पार्ट्स दिखेंगे वो क्या है, इसके एपिकोंडाइल्स हैं, ठीक है ना। ये मीडियल एपिकोंडाइल जो हमारी तरफ है और ये लेटरल एपिकोंडाइल जो बाहर की तरफ, ठीक है ना, 2 इसके एपिकोंडाइल हो गए। बीच में जो सरफेस है वो शाफ्ट हो गई, ठीक है ना। तो इसका जो हेड होगा वो कहाँ अटैच होगा, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर, ठीक है ना, जो अभी ग्लिनोइड कैविटी पड़ी थी ना, और वहाँ जुड़कर वो बनाएगा क्या, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट बनाएगा और वो अच्छी सी मूवमेंट उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फीचर हो गए हमारे ह्यूमरस बोन के, है ना। तो ह्यूमरस बोन भी कितनी हो गई, 2 हो गई, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेडियस और अल्ना पर, ठीक है। या रेडियस और अल्ना वैसे तो अलग अलग बोन है, एक रेडियस एक अल्ना लेफ्ट साइड में और एक रेडियस और एक अल्ना राइट साइड में, बट इन दोनों को हम एक साथ ही स्टडी करते हैं। क्यों, क्योंकि एक साथ रहती हैं, ठीक है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं, ठीक है ना, तो साथ साथ रहती हैं, बहुत प्यार है आपस में, ठीक है। तो ये एक साथ ही हम स्टडी करते हैं, रेडियस और अल्ना, और कंबाइनली इनको हम रेडियो अल्ना भी बोल सकते हैं ना, रेडियो अल्ना, ठीक है। अब रेडियस अल्ना में ये जुड़वा बहनें हैं, बट फिर भी एक पहले आई एक बाद में, है ना, ये आता है ना, एक छोटा सा 1 मिनट बड़ा हो गया, तो इसमें एक बड़ी बहन है एक छोटी बहन है। तो लंबी कौन सी है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो अल्ना होती है वो लंबी होती है और रेडियस छोटी होती है। तो ये बड़ी बहन हो गई और ये छोटी बहन हो गई, ठीक है। अच्छा, टाइप लॉन्ग हो गया, नंबर 2 हो गए, रेडियस भी 2 और अल्ना भी 2, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लंबी और छोटी, बट बॉडी में तो पता नहीं लगेगा कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है, वैसे देखें तो पता लगे। तो फिर हम एक पॉइंट याद करते हैं जो हमने नर्सिंग में पढ़ा फंडामेंटल्स में, कि हम जब यहाँ पल्स लेते हैं तो कौन सी पल्स लेते हैं, रेडियल पल्स, ठीक है। तो अंगूठे की तरफ जो बोन होगी वो कौन सी होगी, रेडियस होगी, ठीक है ना, और दूसरी साइड जो होगी वो अल्ना होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि इसको फील करते हुए चलें ऊपर तक तो हम इसको फील कर पाते हैं अल्ना को, ठीक है ना। तो ये अल्ना हो गई और इधर रेडियस हो गई। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट फीचर कि जो हमारी एल्बो का तीखा सा पार्ट है वो किसका पार्ट है, अल्ना का पार्ट, ठीक है ना। तो ये अल्ना हो गई इस साइड में, यहाँ से लेकर यहाँ, और जो रेडियस है वो इसके साइड में होती है, ठीक है ना। तो ये 2 बोन होंगी। अब इन दोनों बोनों के जो इस प्रकार की पोजीशन होती है कि हमारे हाथ की रोटेशनल मूवमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने ये 2 क्यों लगा दिए, एक से काम चल सकता था, और बहुत ही सोच समझ के हमारी बॉडी का डिज़ाइन किया है ईश्वर ने
कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वही लगाइए। तो इससे हम रोटेशनल मूवमेंट अच्छी तरह मजबूती से कर पाते हैं। ठीक है, हो गए सारे फीचर, ये नाम हो गया, नंबर हो गए, टाइप हो गया, लोकेशन हो गई। ठीक है ना, लोकेशन कहाँ हुई? बिटवीन एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो गई। तो ये भी 2 और 2 अगर देखें तो 4 हो गई है ना। तो अभी तक हमने कितनी बोन स्टडी कर ली? 10 बोन हो गई है ना। नेक्स्ट हमारे पास आती है कार्पल बोन्स। ठीक है ना, तो कार्पल बोन्स क्या है? कार्पल बोन बहुत ही छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन्स बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन है ये हमारे रिस्ट के अंदर होती है। ठीक है ना, तो रिस्ट में ये शॉर्ट एंड इरेगुलर होंगी। नंबर इनका 8 होगा। ठीक है ना, तो टोटल नंबर इनका 8 हम लिख सकते हैं। वैसे इनके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं बट वो इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजोइड, कैपिटेट, हेमेट, पीसीफॉर्म, ट्राइक्वेट्रम, ल्यूनेट और स्केफोल्ड। ठीक है ना, तो ये 8 बोन होती हैं बट एक साथ हम इनको बोल सकते हैं या कार्पल बोन। ठीक है, अच्छा कार्पल बोन 8 हैं तो एक नाम याद रखने से आपके 8 नाम याद हो गए। टाइप इनका फ्लैट और शॉर्ट एंड इरेगुलर हो गया। और फिर क्वेश्चन आता है कि लोकेशन। ठीक है ना, तो लोकेशन कहाँ हुई? रिस्ट के अंदर। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि यहाँ पर एक बोन है इतनी लंबी पे, इतनी छोटी सी दूरी में 8 बोन लगाने की क्या जरूरत थी? फिर गड़बड़ कर दी भगवान ने, है ना। ठीक है, तो इसका कोई पर्पज़ होगा ना। क्या पर्पज़ है? फाइन मूवमेंट। ठीक है ना, जो हमें ड्राइंग करनी है, जो हमें लिखना है, उसके लिए फाइन मूवमेंट चाहिए। तो वो इतनी बोन मिल के वो जो मूवमेंट करती है। ठीक है ना, तो उसके लिए ये 8 बोन जरूरी है। और ज़्यादा होती तो और सुंदर कर पाते हैं, है ना, बट चलो ठीक 8 ही बोलते हैं ना। तो अपना काम इससे चल गया। नेक्स्ट आ जाती है मेटाकार्पल। ठीक है, तो मेटाकार्पल यदि हमने एक नाम याद रख लिया तो 5 बोन हमारे याद हो जाएंगी। ठीक है ना, कौन कौन सी? पूरे हाथ की हथेली की। ठीक है ना, तो हथेली के अंदर जो बोन्स होती हैं वो कौन सी हैं? मेटाकार्पल। इनका नंबर 5 होता है। ठीक है ना, आगे तो थोड़ा सा फील करना मुश्किल है, पीछे से हम इजीली इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी नंबरिंग यहाँ से काउंट होती है अंगूठे की तरफ से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 हमारे पास मेटाकार्पल होती हैं। 5 लेफ्ट में 5 राइट में, तो 10 हो गई। तो एक नाम याद करने से 10 नाम याद हो गए ना। और टाइप इसका क्या है? लॉन्ग है। ठीक है ना, लॉन्ग टाइप की बोन है, सिंपल। और लोकेशन कहाँ होगी? इट फॉर्म ऑफ आवर पाम। ठीक है ना, ये हमारी हथेली का निर्माण करती है, सिंपल। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बोन आ जाती है हमारे पास फेलेंजीज। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सिंपल है। एक नाम याद रखने से 28 बोन हमारे को याद हो जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि 14 लेफ्ट में है, 14 राइट में है। ठीक है, अब फेलेंजीज को कंबाइनली हम फेलेंजीज बोलते हैं। अगर एक बोन पड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे? फेलेंक्स। ठीक है ना, एक बोन है तो वो फेलेंक्स होगी और कंबाइनली बोलेंगे तो फेलेंजीज होंगी। अच्छा, इनका टाइप लॉन्ग है, दिखने में छोटी है बट लॉन्ग टाइप की है क्योंकि डिज़ाइन इनका लॉन्ग के हिसाब से बना हुआ है। नंबर इनका 28 हो गया। और लोकेशन कहाँ हो गई? इन आवर फिंगर्स। ठीक है ना, ईच फिंगर कंटेन 3 बोन्स एंड थंब कंटेन 2 बोन्स। ठीक है ना। अच्छा, इनकी लोकेशन के आधार पे इनके फर्दर नेम भी रखे गए हैं। जैसे जो सबसे पहली जो बोन है जो हमारे मेटाकार्पल से जुड़ी होती है, ये वाली, ये सारी प्रोक्सिमल फेलेंक्स होती हैं, बीच में मिडल फेलेंक्स होती है और लास्ट में डिस्टल फेलेंक्स होती हैं। ठीक है ना, प्रोक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। अंगूठे में मिडल नहीं होती, प्रोक्सिमल और डिस्टल होती है। ठीक है ना, तो 2 ही होगी। ओके, क्लियर। तो ये इतनी बोन्स हो गई हमारे हाथ के अंदर। ठीक है, तो सिंपल हमने 5 या 6 नाम याद करने हैं और उसमें हमें पूरे हाथ की 64 बोन्स का आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बोन कहाँ है और क्या नाम है उसका। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। तो ये आप साथ में अपनी फाइल में बनाना शुरू कर देना, नहीं तो एक साथ बनाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी।